एवरीवन, सो आई होप आप सभी का CAPFAC 2023 पेपर लाजवाब गया होगा। पेपर में दम था, नो डाउट, लेकिन मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज साइंस के जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ मैराथन अटेंड की होगी, जिन्होंने भी मेरे साथ मॉक टेस्ट अटेंड किए होंगे और मेरे फ्री सेशंस अटेंड किए होंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू attempt more than 25 questions out of 29 questions। 29 सवाल पूछे गए थे आपके साइंस सब्जेक्ट से, जिसमें से आई एम श्योर कि 25 से 27 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली करेक्ट करके आए होंगे अगर आपने सारे सेशंस मेरे साथ अटेंड किए होंगे जो हमने जस्ट इस महीने ही किए। ठीक है, मतलब ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, जुलाई मंथ में जितने भी हमने सेशन साथ में किए। एंड दैट्स वाई मैं बड़ी एक्साइटेड थी साइंस के क्वेश्चंस को लेकर। आई थॉट कि आज ही करेंगे, आज ही के दिन हम इसकी एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कितने लेवल के क्वेश्चंस थे, कितने इजी, डिफिकल्ट, कितने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। तो लेकिन एक बात कहूंगी कि CAPF हमेशा जाना जाता है कि 2-3 क्वेश्चंस वो आउट ऑफ बॉक्स देता है, और इस बार भी यही हुआ है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको परेशान करने वाले थे। लेट्स हैव अ लुक वो कौन से क्वेश्चंस थे और कौन से बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मित्रों सेल का फायदा उठाकर आज का ही दिन बाकी है, केवल आज का ही दिन बाकी है। मित्रों सेल का फायदा उठा के आप जोश कोड का इस्तेमाल करिए और 90% का ऑफ पा सकते हैं आप CDS CAPF AFCAT सब्सक्रिप्शन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि साइंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए थे इस बार, 29। और मैं अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करूं तो सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे केमिस्ट्री से 12, और फिर बायो से 10, और फिजिक्स से आए थे 7 सवाल। तो ये क्वेश्चंस एक इस तरीके से डिवाइडेड थे, मैं कहूंगी। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। फिजिक्स के मैं कहूंगी थोड़े से कम क्वेश्चंस थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। और जहां पे न्यूमेरिकल की बात है, आपके एक न्यूमेरिकल जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती थी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, भाई कौन सा ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट्स में जिनमें अपना DNA, राइबोसोम्स और प्रोटीन होता है? एंड द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी। इसमें तो कुछ डिस्कस ही नहीं करना है। सेल चैप्टर में हमने ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि 5 से 10 बारी के बीच में हमने किया होगा यही क्वेश्चन सेल टॉपिक से, एंड इट वाज डेफिनेटली इजी क्वेश्चन। तो जिनके पेपर में ये पहला क्वेश्चन होगा वो तो बहुत ही खुश हो गए होंगे, देख के कॉन्फिडेंस डबल हो गया होगा। हम आते हैं दूसरे सवाल पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन था जो 12th क्लास लेवल का क्वेश्चन था और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछ लिया गया था। ठीक है, जहां पर आपको RNA के बारे में पूछ लिया गया था कि ये बताइए कौन से प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे RNA हैं जो कि अमीनो एसिड्स को पहचानते हैं और उनको फिर ट्रांसफर करते हैं, या मैं कहूँ उनको कैरी करते हैं। तो इसमें हमारा जो mRNA, tRNA या rRNA, कौन सा RNA होगा? द राइट आंसर हियर इज tRNA। ट्रांसफर RNA ये काम करता है, अमीनो एसिड्स को सही पहचानता है और उसके बाद उसको ले जाकर ट्रांसफर करता है। तो ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इन सेल्स, ये कौन से बॉडी के पार्ट में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं? तो अगर आपने मेरे साथ क्लास 9th की NCERT पढ़ी थी, जो कि हमने जून मंथ में खत्म की, तो आपको जरूर याद होगा द राइट आंसर वाज स्प्लीन। और ये NDA में पूछा गया सवाल है, बहुत पहले पूछा गया था NDA में, तो वो क्वेश्चन आपका CAPF में रिपीट होके आया है। बट आई वुड से कि ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, एंड अगेन फ्रॉम दी सेल टॉपिक, क्लास 9th लेवल, इससे ऊपर नहीं। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है कि जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी जो गति होती है, रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, किस पर निर्भर करती है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर, तापमान पर, pH पर, किस पर निर्भर करेगी इनमें से? तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम।
ठीक है। तो सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगी, उतना आपका एंजाइम के जो रेट, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। दूसरा टेम्परेचर, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो कि रूम टेम्परेचर के अराउंड होता है, जिस पर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सेम विद द पीएच, 5 to 7 आपके जो एंजाइम होते हैं उनका ऑप्टिमम पीएच होता है। तो इन सब पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था? तो अगर मैं क्लास 12th लेवल की बात करूं तो सरफेस केमिस्ट्री में ये बताया जाता है आपको क्लास 12th में। और अगर मैं 11th की बात करूं तो बायो में, बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज़ बताई जाती है क्लास 11th में। तो दोनों में आता है, बट लेवल वॉज हायर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो उस आंसर को गेस नहीं कर सकता था। ईजी में मैं बोलूँगी ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। स्टार्च और ग्लाइकोजन कहाँ पर बनते हैं? तो ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल सेल में, और स्टार्च जो होता है वो प्लांट सेल में। तो ये बेसिकली हमने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और ये इजी टॉपिक है, ये इजी क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? एक और इजी सवाल, एक और इजी सवाल जो कि लाइफ प्रोसेसेस से क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल का है। ठीक है, क्लास 10th लेवल का लाइफ प्रोसेसेस से। तो यहां पर पूछा कि प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज everybody knows this, right? प्लेटलेट्स हैव अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लाइफ प्रोसेस में भी मैं बात करूं तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये डेफिनेटली इजी सवाल था। तो भाई हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? हमने कर लिए 6 सवाल। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन पूछा गया है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट्स इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? मतलब डीमिनरलाइज्ड, इसका मतलब वाटर में कोई भी आयन ना हो। पासिंग वाटर थ्रू माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, या फिर कैल्गिन्स मेथड, पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन बेड, या फिर बॉइलिंग। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 11th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। हम हमेशा बात करते थे परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मेथड, लेकिन ये एक स्टेप और जाकर, आगे जाकर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार एक स्टेप और आगे जाकर इन्होंने पूछ लिया कि डीमिनरलाइज्ड वाटर किससे मिलेगा? तो आयन एक्सचेंज रेजिन, सिंथेटिक रेजिन मेथड कहा जाता है। ठीक है, किसमें? सिंथेटिक रेजिन इस्तेमाल किया जाता है एक्सचेंज के लिए, आयन एक्सचेंज के लिए। तो आंसर जो होता है वो होता है ऑप्शन सी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया और मैंने कई बार बताया कि कैसे आप पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहां से जा रहा है, रिमूव हो रहा है, तो यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर मैंने ऑक्सीडेशन बोला था तो आई एम सॉरी, रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर सल्फर को आप देखिए, सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो मुझे 11th तक जाने की भी जरूरत नहीं है, मेरा क्लास 10th केमिकल रिएक्शन चैप्टर से ही बात बन जाएगी। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिडक्टेंट। तो यहां पर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ऑप्शन ए वाज करेक्ट हियर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और ये इजी क्वेश्चन था भाई, इजी क्वेश्चन था। अगर आपने सेशंस अटेंड किए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हमने पढ़ा हुआ है लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा लेवल इसका बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ सीमेंट जो कहते हैं, पहली बात तो एनसीईआरटी में एज इट इज इसको नहीं डिस्कस किया गया है। जो आपके जो NIOS होता है ना, जो ओपन स्कूल होता है, उनमें सीमेंट के बारे में बात की जाती है, तो वहां पर की गई, लेकिन वहां पर भी इतने डिटेल में नहीं की गई कि भाई कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन फाइनल स्ट्रेंथ दे रहा है। ये आपको उसमें भी नहीं देखने को मिलेगा, जो आपका कहते हैं ना ओपन स्कूल वाली जो बुक होती है, क्योंकि उसमें सीमेंट के बारे में और ग्लास के बारे में काफी डिटेल में दिया होता है।
तो ये बेसिकली आपको यहां पर जो आंसर देखना पड़ेगा, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। अब ढूंढना मुश्किल नहीं था, ढूंढना मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं ढूंढना मुश्किल था? अब आप यहां पर देखो, ये हमने बात की हुई है कि भाई जिप्सम जो होता है वो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेटिंग टाइम बढ़ाता है क्यों जरूरी होता है, कि ताकि जितने भी सिलिकेट्स हैं वो सारे प्रॉपरली हाइड्रेट हो जाएं, और उसके बाद हाइड्रेटेड होने के बाद सीमेंट जो हार्ड होता है तो काफी अच्छे से होता है। अब यहाँ पर बी में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कोलॉइडल थ्योरी जेल्स ऑफ हाइड्रेटेड सिलिकेट्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही, ठीक है। एंड व्हेन दीज जेल्स हार्डन द सेट सीमेंट लूजेस स्ट्रेंथ, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट दोनों ही होते हैं। और दूसरा भी, चौथा ऑप्शन भी सही बोला है कि डाई कैल्शियम, बेसिकली जो कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं ना वो स्ट्रेंथ देते हैं किसको, सीमेंट को। हम आते हैं, अच्छा तो मैं इसको बोलूंगी ये टफ लेवल था, ठीक है, ये डिफिकल्ट लेवल था, मतलब बेसिकली ढूंढना मुश्किल नहीं था आंसर को, बट आप शायद ये ऑप्शन देख के परेशान हो जाए, तो मैं कहूंगी कि ये डिफिकल्टी लेवल इसकी अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑन अर्थ। तो मुझे बस एक ही चीज का डर है कि कितने लोगों ने जल्दी जल्दी में एल्यूमिनियम मार्क किया है। द राइट आंसर हियर इज ऑक्सीजन, ठीक है, दैट्स द मोस्ट अबंडेंट मेटल। यहाँ पर एलिमेंट पूछा था एंड आंसर हमारा था ऑक्सीजन। तो ये आप कह सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर से क्वेश्चन क्लास 9th लेवल का, और इजी, जिन्होंने पढ़ा था इजी लेवल। फाइन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा मेटल्स है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, एंड इट इज एन इजी क्वेश्चन, क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पूछा गया सवाल है ना। तो हमें पता है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये नोबल मेटल्स हैं, तो भाई प्लैटिनम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, टाइटेनियम कर लेगा हीट करने पर, आयरन करता ही है, एंड देन जिंक करता ही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम साउंड। दिस इज इजी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, और ये साउंड चैप्टर से है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 2 किलो हर्ट्ज, तो पहले आपको इसको चेंज करना था हर्ट्ज में, ठीक है। फिर आपको दिया था यहाँ पर वेवलेंथ जो कि सेंटीमीटर में थी, जिसको आपको चेंज करना था मीटर में, ठीक है, 35 राइट। और उसके बाद आपको पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपको न्यू और लेमडा से आपको क्या निकालना था, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू लेमडा, और आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 × 10⁻³ इंटू 35 × 10⁻⁻², तो आपका आंसर आता 70 × 10, है ना। तो यानी कि 700 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप क्या करोगे टाइम निकालने के लिए, किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे, 2100 मीटर डिवाइडेड बाय 700 मीटर पर सेकेंड, और आंसर आपका आएगा 3 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल में दम नहीं था, न्यूमेरिकल आसान था, जहां पर साउंड वेव्स के बारे में बात की गई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, बहुत ही आसान सवाल, और मुझे लगा कि कुछ लोग इसमें भी, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था ना, वो लोग इसमें कंफ्यूज हुए, नहीं तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या डिराइव होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इजी था, और कहां से था, क्लास 9th लेवल से था, क्लास 9th लेवल से, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से, है ना, इजी सवाल।
क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एसिड रेन से पता नहीं कितनी बार कितने एग्जाम्स में आ चुका है, इसको तो डिस्कस भी क्या कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर द मेन रीजन बिहाइंड एसिड रेन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अलावा हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी डिस्कस करते हैं इसको। तो ये क्लास 10th लेवल का मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन था ये, और बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बायोगैस, मैंने कम से कम 2-3 बार ये सवाल करवा दिया होगा, और मैराथन में भी हमने लास्ट में किया यही सवाल। द राइट आंसर मीथेन, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस मीथेन, राइट। हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन किया है, मैराथन में भी किया। और ये कहां से था, ये आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से था, क्लास 10th लेवल से। इजी क्वेश्चन, बहुत बार हमने किया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। डिप्लीशन इन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर, हम पता नहीं कब से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके पीछे कारण होते हैं। क्लास 10th लेवल का आप बोल दीजिए ये क्वेश्चन था, आप क्लास 11th लेवल का बोल दीजिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल, ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। तो ओजोन लेयर के पीछे कौन सा रीजन है, CFC। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मैराथन तक में हमने किया, एग्जाम से पहले मैराथन में भी यही क्वेश्चन हमने किए कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या सही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू जी, दैट इज इक्वल टू जी। तो बहुत ही आसान सवाल, और ये ग्रेविटेशन चैप्टर से, क्लास 9th लेवल से, ठीक है। और जिन्होंने पेड कोर्स किया है वहां पे तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने सवाल डायरेक्टली हमारे कोर्स में से ही आए हैं, जो हमने क्वेश्चंस अपने क्लास में किए, जो टॉपिक हमने अपने कोर्स में डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल था, जहां पर आपसे पूछा गया SHM के बारे में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा t10, और एक्सेलरेशन जो पार्टिकल की पूछी गई है कितने टाइम पर, π/2 ओमेगा पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए y का, और आपको सिंपली ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो cos π/2 आएगा, जो भी टाइम दिया है इस पे cos π/2 आएगा, यानी कि जो आपका पार्टिकल है वो कहां पर होगा, मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था, डेफिनेटली SHM क्लास 11 से पूछा गया क्वेश्चन, एंड आई नो बहुत लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एज इट इज मैराथन में करवाया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, बस फर्क ये था कि मैंने R/R' आपको क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे R'/R दे दिया है। तो ये करवाया हुआ सवाल एज इट इज, ये न्यूमेरिकल करवाया हुआ, बस रेशियो जो मैंने आपको करवाया था वो R/R' था, तो आंसर 16 था। लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछ लिया R'/R, एंड आंसर हियर इज 1/16। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन, और मैं इजी इसलिए बोलूंगी बिकॉज ये मैंने क्लास में न्यूमेरिकल करवाया हुआ है, ठीक है, और ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे करना क्या था आपको, बेसिकली आपको एक वायर दिया है था जिसकी लेंथ थी, उसको 4 इक्वल पीसेस में बांट दिए गए, और कितने इक्वल पीसेस में, तो यानी कि सबका रेजिस्टेंस R/4 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 आ गया। तो जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4/R, तो ये हो जाएगा 16/R, यानी कि मैं यहां पर लिख दे रही हूं, इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/16। अब आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं R'/R, क्योंकि R इक्विवेलेंट यानी कि R' आपको यहां पर मिल चुका है, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैग्नेटिज्म से पूछा गया सवाल है, क्लास 10th लेवल का। ठीक है, क्लास 10th लेवल का मैग्नेटिज्म से पूछा गया सवाल, एंड इट वाज इजी टू गेस द आंसर। यहाँ पर पूछा गया कि एक पहले एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को हम एक कंडक्टिंग वायर लूप के पास लेकर आते हैं एक्सियली, और नॉर्थ पोल उसका फेस कर रहा है लूप को, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन साउथ पोल अब लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो ऑपोजिट होगा दोनों एक्सपेरिमेंट में, या फिर सेम होगा, या कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, या ज्यादा करंट फ्लो करेगा एक्सपेरिमेंट 1 में, एंड लेंस लॉ यहां पर अप्लाई करना है। द राइट आंसर हियर इज ऑपोजिट। एक बार आप नॉर्थ लेके आ रहे हैं, एक बार साउथ लेके आ रहे हैं, तो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी दोनों केसेस में वो क्या होगी? ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, एक और आसान सवाल। यूरिया मेनली किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है? तो यहां पर हमारा आंसर होगा अमीनो एसिड्स, जहां पे भी हमें नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया। फाइन, तो अमीनो एसिड्स, और ये हम किस में करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th लेवल, इजी क्वेश्चन। और ये किस में आता है? एक्सक्रीशन, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं, और 23rd क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लिम्फ और ब्लड में क्या मेन डिफरेंस है? लिम्फ के कलर से ही हम बता सकते हैं कि लिम्फ में भाई रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, और ये हम डिस्कस करते हैं अपने कोर्स में हम हमेशा डिस्कस किया हुआ है, हमने CAPF के कोर्स में भी डिस्कस किया था कि लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है और लिम्फ के क्या क्या फंक्शंस हैं, राइट? तो ये क्लास 10th लेवल का लाइफ प्रोसेसेस से ही सवाल है, और इजी क्वेश्चन है। सो एंड लाइफ प्रोसेसेस में कहां से? सर्कुलेशन से। तो अब आप देख चुके हैं एक्सक्रीशन से क्वेश्चन आ गया है, सर्कुलेशन से क्वेश्चन आ गया है, और 24th क्वेश्चन रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन किसमें? लाइफ प्रोसेसेस में ही पढ़ते हैं, और वो भी कौन से चैप्टर में? क्लास 10th के चैप्टर में। इजी सवाल है, लैक्टिक एसिड पर सवाल है, लैक्टिक एसिड पर क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया था कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता है? टू गिव एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही बनता है लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में। इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ चुके हैं, बेहद आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। मिक्सचर की सेपरेशन टेक्निक से क्वेश्चन था, दो मिसिबल लिक्विड्स है, अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो उसके लिए तो भाई नन अदर देन सिंपल डिस्टिलेशन। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। इज मैटर अराउंड अस प्योर से क्वेश्चन है, जहां पर हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। कौन सी क्लास से? 9th क्लास के चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एलॉयज के बारे में? हाँ, मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, कई बार हमने किया था। एलॉयज मिक्सचर होते हैं, और मैं आपसे पूछती थी कैसे मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, राइट? सो दिस वाज फ्रॉम क्लास 9th में भी करते हैं, क्लास 10th में भी करते हैं। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, और ये एक आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, इकलौता क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब इसमें भी कुछ ऑर्गेनिक जैसा कुछ रहा नहीं, लेकिन पढ़ते हैं हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में ही है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड, ग्राफीन, ये सब में कौन सा कॉमन एलिमेंट है? एक ही तो एलिमेंट है, एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन। ये तो आई डोंट थिंक किसी का गलत हुआ भी होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्लास 10th लेवल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन था। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक और आसान सवाल। आपका जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। एक और आसान सवाल क्लास 10th में, मैं कह रही हूं आप मेटल्स में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप केमिकल एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी यही रिएक्शन पढ़ते हैं,
तो हमने तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन के फॉर्म में की हुई है, मतलब थ्योरी जो पढ़ी है पढ़ी, क्वेश्चन हमने पता नहीं कितनी बार किए हुए हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 29 एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। एक्वस सॉल्यूशन किसके सॉल्ट का कहलाता है? ब्राइन। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 10th की बुक में पढ़ते हैं। कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स में, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। जब हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस, जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसका? सोडियम क्लोराइड का। क्या बनाने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको ये करवाया हुआ है, आई नो दैट। सो अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं कि कहां से कहां ज्यादा क्वेश्चन आए कम क्वेश्चन आए, तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत वैरायटी थी इस बार, बहुत वैरायटी थी सीएपीएफ के क्वेश्चन में। काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक्स इन्होंने कवर करने की कोशिश की। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक। अगर मैं टॉपिक गिनवाऊं आपको तो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, यहां से 3 क्वेश्चन बन के आए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहां से भी 3 क्वेश्चन बन के आए। साउंड चैप्टर से क्वेश्चन आया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके अलावा सेल से 2 क्वेश्चन आए हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी क्लास 12 से 1 क्वेश्चन, बायोमॉलिक्यूल से इस बार 3 सवाल पूछ लिए गए, लाइफ प्रोसेस से 3 सवाल मैंने आपको दिखाया, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हाइड्रोजन से 1 सवाल आया, मैग्नेटिज्म से 1 सवाल आया, रिडॉक्स रिएक्शन कहिए या केमिकल रिएक्शंस कहिए, वहां से 1 सवाल आया है, ग्रेविटेशन से 1 सवाल, एसएचएम से 1 सवाल, इलेक्ट्रिसिटी से 1 सवाल और एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से 1 सवाल। आप कोई भी टॉपिक यहां पर मिस नहीं कर सकते थे। सरप्राइजिंग ये था, लाइट से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। इमेजिन, लाइट इतना बड़ा टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बारी। ना ह्यूमन आई से क्वेश्चन आया, जो कि हमेशा एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते थे कि वहां से तो क्वेश्चन आएगा। ना वर्क एंड एनर्जी से क्वेश्चन कोई आया। ठीक है, तो ये इस बार के सरप्राइजिंग केस थे जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। किंगडम, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ना एनिमल किंगडम से आया ना प्लांट किंगडम से आया, हर बार ही आता था। एंड अबव ऑल टिश्यू से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अभी तक हमने कोई भी पेपर नहीं देखा था सीएपीएफ का जहां पर प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन ना आया हो। इस बार ना प्लांट टिश्यू से और ना ही एनिमल टिश्यू से क्वेश्चंस आए। ये कुछ ऐसे सरप्राइजिंग पॉइंट्स थे इस बार के सीएपीएफ पेपर के। बट एनीवे, आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस पेपर के बारे में। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, जोश कोड का इस्तेमाल करके आप मित्रों सेल का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन बस आज भर, जहां पर बहुत ही कम दामों में आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। So guys, that's it for this session. Don't forget, if you have a dream, don't just sit there. Gather courage to believe that you can succeed. Session को like और share करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। Thank you everyone. Take care. जय हिंद।